हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास से एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की, जो हमारा यूपी पीजीटी से संबंधित जो पेपर है, यूपी पीजीटी का आने वाला, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो ये जो पेपर है ये नेट का पेपर है। तो आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वीडियो हो सकता है। शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या है कि क्वेश्चंस को देखेंगे, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे। जैसे आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है। तो आदर्श राज्य की जो विचारधारा है, आदर्श राज्य की विचारधारा में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग किया है। वो किसके लिए किया है कि वो शिल्पकार के लिए किया है, ना कि सैनिक के लिए, ना ही शासक के लिए, ना ही व्यक्तिगत के लिए, ना ही सैनिक के लिए। तो वो किसके लिए किया है? शिल्पकार के लिए। तो व्याख्या में ये कह रहा है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो ये कहते हैं आदर्श राज्य जो है किस पर आधारित है? न्याय के सिद्धांत पर। चूंकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर 3 वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य का निर्विचार निम्न में से किस विचारक का योगदान है। सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य, तो शब्द है सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य। सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य किसने दिया है? तो ये अरस्तु ने दिया है। तो इसके देखते हैं व्याख्या। सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य के रूप में अरस्तु जो पॉलिटी शब्द का प्रयोग करता है, जिसमें मध्यम सदगुण पाया जाता है। पॉलिटी लोकतंत्र व गुटतंत्र का सम्मिलित रूप है, जिसमें संख्या व विवेक का समन्वय होता है। तो पॉलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? अरस्तु ने। और सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य का भी प्रयोग जो है अरस्तु ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन है ये, एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। तो देखते हैं। तो ये कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत हॉब्स, यानी कि ए इधर सूची 1 का ये मिलान करना है। ये जो है विचारक हैं पाश्चात्य के, और ये उनके सिद्धांत हैं। तो धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत किसने दिया है? हॉब्स ने दिया है। ये हमें मैच करना है। सहमति का सिद्धांत रूसो ने दिया है। ये हमें मैच करना है। साथ ही साथ हमें तीसरा दिया है व्यक्तिवादी सिद्धांत। ये किसने दिया? मैकियावेली ने। ये हमें मैच करना है। चौथा है स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये किसने दिया? लॉक ने। ये हमें मैच करना है। तो पहला जो है सूची 1 सूची 2, तो सूची 2 को सूची 1 से मिलाएंगे। तो धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत मैकियावेली ने दिया है। तो धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत मैकियावेली ने दिया है, यानी कि ए का 3। ए का 3 जो ऑप्शन दिए हैं, ए के 3 में 2 दिए हैं। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में दिया है ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ये ऑप्शन बी है। तो दूसरा देखते हैं, सहमति का सिद्धांत किसने दिया? लॉक ने दिया है। तो बी का 2, यानी कि बी का 2, तो यहाँ पहले ऑप्शन में मिल रहा है ए का 3, बी का 2, सी का 1। सी का 1 मतलब व्यवहारिक सिद्धांत हॉब्स ने दिया है, और स्वतंत्रता का सिद्धांत लॉक ने दिया है। इस तरीके से ये चारों सिद्धांत दिए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है। ऑप्शन दे रहा है कि राजनीति के आध्यात्मिकीकरण का विचार महात्मा गांधी ने दिया। ऑप्शन बी है नव मानववाद का विचार एम.एन. राय ने दिया। तीसरा है गांव के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण ने दिया। और चौथा है इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार बी.आर. अम्बेडकर ने दिया। तो राइट आंसर ये देखना है कि इसमें कौन सा मिलान नहीं है। तो राइट है गांव के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण ने नहीं दिया। किसने दिया है गांव के पुनर्गठन का विचार? तो महात्मा गांधी ने दिया है। तो ये तीनों ऊपर के जो सही है। राजनीति के आध्यात्मिकीकरण का विचार महात्मा गांधी ने दिया। नव मानववाद का विचार एम.एन. राय ने दिया। गाँव के पुनर्गठन का विचार भी महात्मा गांधी जी ने दिया। और इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। इस तरीके से ये चारों विचार जो है हमारे यहाँ सी ऑप्शन जो गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। टू टेरराइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है। क्वेश्चन है कि टू टेरराइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है। तो राइट आंसर है बी, लॉक है। टू टेरराइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? लॉक है। लॉक क्या कहते हैं? टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक हैं। लॉक ने यह पुस्तक 1690 में लिखी। लॉक की पुस्तक है कौन सी? टू टेरराइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इसका प्रश्न ऑप्शन क्या हो सकता है? 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है बताया। किसने बताया कि न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है?
तो रॉल्स ने बताया, राइट आंसर है रॉल्स। ऑप्शन ए था लेनिन, ऑप्शन बी था नोजिक, ऑप्शन सी था रॉल्स, ऑप्शन डी था रूसो। तो हमें राइट आंसर क्या है? रॉल्स। रॉल्स कहते हैं रॉल्स के न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। इनकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में आई। तो रॉल्स की जो है न्याय के सिद्धांत पर आधारित क्या है? समझौतावाद, न्याय का समझौतावादी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही मिलान नहीं है। तो सही मिलान हमें बताना है कि कौन सा इसका जो है सही मिलान नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? दो तलवारों का सिद्धांत जॉन ऑफ सेल्सबरी ने दिया, ये एकदम सही है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स ने दिया, ये भी सही है। अंतर्विरोध का विचार माओ ने दिया, ये सही है। नव मानवता का वाद मानववाद का विचार लेनिन ने दिया, यह गलत है। तो एम एन राय ने दिया, एम एन राय। तो यहाँ जो है ये थोड़ा नहीं है, तो एम एन राय ने दिया। तो दो तलवारों का सिद्धांत जॉन ऑफ सेल्सबरी ने दिया, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स ने दिया, और अंतर्विरोध का विचार माओ ने दिया। नव मानववाद का विचार एम एन राय ने दिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने 7 भी किया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि चर्च की सरकार, क्वेश्चन है कि चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, इस विचार की पुष्टि किसने की? तो ऑप्शन ए पुनर्जागरण, ऑप्शन बी परिषदिक आंदोलन, और ऑप्शन सी ज्ञानोदीप्त काल, ऑप्शन डी पांडित्यवाद। तो राइट आंसर बी है। बी में क्या कहता है कि परिषदिक आंदोलन। मध्य युग में चर्च सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था, राज्य की सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। मध्य युग में जो चर्च था सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था, राज्य की सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, इस विचार की पुष्टि परिषदिक आंदोलन ने की। प्रतिपादक मार्सुलियो व पेडुआ ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीगल का, कि हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। तो और कथन है, कारण है इसका, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। तो राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसको देख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इसमें व्याख्या भी दे रहा है, व्याख्या भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि कौन और कब तथा कैसे प्राप्त करता है, या राजनीति का विषय है। कौन, कब तथा कैसे प्राप्त करता है या राजनीति का विषय है, यह किसने कहा? लासवेल ने कहा। तो लासवेल शक्ति सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो इनकी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, हाउ, गेट, व्हाट, व्हेन, व्हाई, 1936, इन्होंने पुस्तक लिखी। लासवेल शक्ति सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स, हाउ, गेट, व्हाट, व्हेन, व्हाई, 1936। यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब, कैसे प्राप्त करता है, राजनीति का विषय है। तो ये लासवेल ने ये बात बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है? तो संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की विशेषताओं के बारे में बताना है। तो 4 विशेषता दी है, विचारधारा, और दूसरे नंबर पर दी है विधि का शासन, नंबर 3 पे दी है प्रतिनिधि संस्थाएं, नंबर 4 पे दी है सशक्त लोकमत। तो हमें ये बताना है कि इसमें जो है पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या क्या है। तो राइट ऑप्शन है बी, यानी कि 2, 3 और 4। 2 में है विधि का शासन, 3 में प्रतिनिधि संस्थाएं, और 4 में है सशक्त लोकमत। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? तो ये कह रहे हैं कि शासक वर्ग जो होता है शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। पेरेटो इस बात को मानता है। पेरेटो कहता है कि पेरेटो का मानना है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। अभिजन सिद्धांत की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित है। पेरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर भी अभिजन है। तो ये मानता है, पेरेटो का यह मानना है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। अभिजन सिद्धांत की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित है। पेरेटो कहते हैं कि पेरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं वे अभिजन हैं। तो ये बात जो है पेरेटो कहती है।
नेक्स्ट है आदर्श आधारित, आदर्शवाद आधारित है किस पर? तो ऑप्शन है विधि की प्रधानता पर, शांति की प्रधानता पर, नैतिकता की प्रधानता पर। तो राइट आंसर है नैतिकता की प्रधानता पर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, देखते हैं नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृति विरोधी विद्रोही सिद्धांत कौन सा है? नियामक राजनीति सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन है व्यवहारवाद, ऑप्शन बी उत्तर व्यवहारवाद, ऑप्शन सी समुदायवाद, ऑप्शन डी उदारवाद। तो ऑप्शन ए है व्यवहारवाद। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत व्यवहारवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। किस संघीय राज्य के निकट है? तो राइट आंसर है बी कनाडा के। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है किस संघीय राज्य के निकट है? कनाडा के। तो इसमें थोड़ी सी व्याख्या भी दी है पर व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं भारत की संसदीय व्यवस्था से कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व तो है इस पर, न्यायिक सर्वोच्चता है इस पर, शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद। तो शक्तियों का पृथक्करण भी वैसे से आधारित है, लेकिन राइट आंसर दे रहा है शक्तियों का पृथक्करण। संसदीय शासन प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत हैं कुछ, जैसे ये कह रहे हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्ति संसद में केंद्रित रहना, कार्यपालिका का व्यवस्था के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में शक्तियों का धारक होता है। तो ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया कहाँ से? तो ऑप्शन राइट देखते हैं, जीव विज्ञान द्वारा, राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र से। जीव विज्ञान द्वारा आया, राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र से आया। तो ये व्याख्या भी कह रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों की देन है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग जीव विज्ञान के बाद राजनीति विज्ञान तथा समाज के शास्त्र से होता हुआ राजनीतिक विश्लेषण का आधार बन गया। नेक्स्ट है विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? लॉर्ड सभा। विश्व में सबसे पुराना सदन कौन सा है? लॉर्ड सभा है। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीन तंत्री संस्था कहा जाता है। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीन तंत्र संस्था कहा जाता है क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशगत है। लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुराना सदन है, यही बात कह रहे हैं। तो विश्व में सबसे पुराना सदन द्वितीय सदन कौन सा है? लॉर्ड सभा। तो लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जाता है क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशगत है। लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुरानी द्वितीय सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट हैं कौन कौन से? पहचान, वैधता, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण या सहभागिता। तो राइट आंसर दे रहे हैं 2, 3, 4, वैधता, नगरीकरण या औद्योगिकरण और सहभागिता। तो राजनीतिक विकास के संकट मानते हैं। तो इस तरीके से ये लुसियन के जो राजनीतिक विकास के संकट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? तो भारत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी फ्रांस। तो राइट आंसर वैसे फ्रांस है। तो देखते हैं, भारत को इसमें आंसर नहीं बनाया गया है। फ्रांस की शासन प्रणाली संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण है। ये कह रहे हैं 1958 के संविधान ने 5वें गणराज्य की स्थापना की थी और जिसमें ना तो राष्ट्रपति सरकार का प्रावधान है ना ही संसदीय सरकार का, बल्कि इसमें दोनों तत्वों को मिला लिया गया है। ये जो है संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदल तथा बहुदल पद्धति में किसने बांटा? तो ये कह रहे हैं जीन ब्लॉन्डेल ने ये बांटा वर्गीकरण। तो इसको व्याख्या नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कौन सा, निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? इंग्लैंड का, फ्रांस का, संयुक्त राज्य अमेरिका या डी भारत का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग संविधान है, ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बी जस्टिस फजल अली। तो ये कह रहे हैं भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर इसके सदस्य थे। तो पहला अगर राज्य पुनर्गठन आयोग आए तो आपको बताना है कि इसके जो है जस्टिस फजल अली जो थे इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल इजी क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी थे। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी की गवर्नर जनरल पद नियुक्ति 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर की गई थी। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इस तरीके से ये प्रश्न का आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है? तो ये कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का, वित्त आयोग का या योजना आयोग का। तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री नहीं है, तो वित्त आयोग का नहीं है। बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, अनुच्छेद 280 बात कहता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल तीनों का अध्यक्ष होता है। तो ये क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? अनुच्छेद 56 और 61। तो 56 और 61 के अनुसार किसी पर जो है महाभियोग। इसकी ये व्याख्या है कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 61 में की गई है। अनुच्छेद 76 भारत की न्यायवादी, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति कार्यकाल, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है ऐसा माना जाता है। अनुच्छेद 79 संसद के गठन की बात कहता है। तो इस तरीके से ये सारे जो अनुच्छेद दिए गए हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक संघवाद, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद, ऑप्शन सी भारतीय गणतंत्र, ऑप्शन डी भारत के लोग। तो राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो वैसे एक और शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक बढ़ाई गई थी कब? तो 5 से 6 साल तक बढ़ाई गई थी कब? तो 42वें संशोधन द्वारा। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 वर्ष बढ़ाई गई 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पुनः अवधि 5 वर्ष कर दी गई। तो 42वें में बढ़ाई गई 5 से 6 साल और 44वें में 1976 द्वारा 5 वर्ष कर दी गई। ये बात हमें याद रखनी है कि और आर्टिकल हमें 83 याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। ऑप्शन ए राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, मंत्रिपरिषद के, विधानसभा स्पीकर के। तो राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। किसके? तो राज्यपाल के अनुमोदन से हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या है इस प्रश्न में। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 154 मंत्रिपरिषद में विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना इत्यादि सभी कार्य मुख्यमंत्री के ही हैं, किंतु राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल राज्यपाल के अनुमोदन से ही हो सकता है। ये बात आर्टिकल 154 में ये बात बोली गई। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, राजस्थान। तो सबसे जो मजबूत राज्य, उन्नत राज्य है वो केरल है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दे रहा है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। एक कथन है ये, दूसरा कथन आ रहा है जो कारण है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। अभिकथन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्र हित में नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण या सृजन कर सकती है। और कारण क्या है? कारण देख लेते हैं। कारण कह रहे हैं कि
राष्ट्रपति राष्ट्रहित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित करती है। तो राइट आंसर ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। राज्यसभा जो है राष्ट्रहित को सबसे ज़्यादा अच्छी ढंग से बताती है, इसीलिए राज्यसभा को ये पावर है अनुच्छेद 312 में कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कैसे कर सकती है? राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, ए.बी. वाजपेयी, राजीव गांधी। ऑप्शन ए बी दे रहा है 6 राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन, पोखरण 2 पूर्व की ओर देखने की नीति और वास्तविक असंलग्नता। तो ये हमें बताना है कि कौन सी चीज़ से मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव जो थे पूर्व की ओर देखो की नीति को उन्होंने शुरू किया, लुक एट द नीति, लुक एट द ईस्ट। दूसरी थी मोरारजी देसाई जिन्होंने वास्तविक असंलग्नता की नीति अपनाई, और अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण 2 ने उन्होंने शुरू किया, और राजीव गांधी 6 राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में शामिल रहे। इस तरीके से ये जो है सबके जो है मिलान बिंदु है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई, कब हुई और कहाँ हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। तो इसके जो उत्पत्ति करता है वुड्रो विल्सन है, जिसको फादर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण क्या है? तो प्राचीनतम दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण है, तो ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या भी दी है कि लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र की सुस्पष्ट व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया है? तो डी है पॉल एच एपलबी ने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर किया है। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठापित करने में एल.डी. वाइट का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने राजनीति प्रशासन द्वैतवाद पर जोर दिया, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया एल.डी. वाइट ने राजनीति प्रशासन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवलोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक संपादित कब हुई? फ्रैंक मेरनी द्वारा संपादित हुई। नवलोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक फ्रैंक मेरनी के द्वारा संपादित हुई। इस पुस्तक का नाम टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रोकी पर्सपेक्टिव 1971 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एल्टन मेयो तथा उनके साथियों द्वारा हार्थॉर्न प्रयोग किए जाने से नव विचार उत्पन्न हुए जिन्हें कहा गया है क्या? मानव संबंधी सिद्धांत। एल्टन मेयो तथा उनके साथियों द्वारा हार्थॉर्न प्रयोग किए जाने से नव विचार उत्पन्न हुआ जिन्हें मानव संबंध सिद्धांत कहा जाता है। मानव संबंध सिद्धांत के आधारभूत नियम अमेरिकन समाजशास्त्री एल्टन मेयो द्वारा प्रतिपादित किए गए। इस शताब्दी के दूसरे दशक के अंतिम तथा तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में प्रतिपादित किए गए थे। निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन ए अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि, प्रतिदिन कार्य योजना, कार्यस्थिति मानक और कार्यविधि मानक। तो राइट आंसर है ए अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि। तो ये राइट आंसर इसका जो है माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण, सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ, सहायक स्टाफ में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें एल.डी. वाइट जो है, एल.डी. वाइट ने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण, सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ तथा सहायक स्टाफ में विभाजित किया है। सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है। इसके विपरीत स्टाफ अभिकरण का वह अभिकरण है जो विभाग के संपन्न में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध को क्या कहते हैं? तो इसको पद सोपान कहते हैं। उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध को क्या कहते हैं? पद सोपान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए किसके प्रति? तो राइट आंसर है 1, 2, 3 लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति और सामान्य हित के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैक्स वेबर के बारे में क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्री वर्गीकरण में समाविष्ट क्या क्या है?
तो 2, 3, 4 शामिल है, पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता और वैध विवेकी सत्ता। तो पहली सत्ता है पारंपरिक सत्ता, दूसरी चमत्कारी सत्ता, तीसरी वैध विवेकी सत्ता। तो ये जो है मैक्स वेबर ये अपनी बात में ये कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है। तो यथापूर्व स्थिति बनाए रखना होता है शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचे तथा संबंधित शक्ति संबंध में गतिशीलता के कारण निरंतर तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थिति बनाए रखना। तो ये उसका जो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध किससे रखती है। तो संयुक्त राष्ट्र से रखती है। तो इस पर एक क्वेश्चन भी है, इसकी व्याख्या है शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र से संबंध रखती है। यह 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है, इसको अभिव्यक्त किसने किया है। तो मॉर्गनथाउ ने किया है। मॉर्गनथाउ कहते हैं कि प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवादी सिद्धांत है जिसको मॉर्गनथाउ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति शास्त्र और युद्ध काम को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति शास्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। तो ये यथार्थवाद का सिद्धांत है जो मॉर्गनथाउ ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किसने किया है। तो रेजक्रॉन्स ने किया है व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को रेजक्रॉन्स ने अभिव्यक्त किया है। तो वो ये भी मानते हैं व्यापारिक राज्य होता है। यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं किस पर। तो राष्ट्रीय हित के साथ। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश जो इसका आंसर है जो डी ऑप्शन है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाएं, ना कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। ये जो है ये मॉर्गनथाउ के जो विचार रहे हैं उन्होंने पुस्तक लिखी है पॉलिटिक्स अमॉन्ग द नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड द पीस 1948। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड द पीस। तो मॉर्गनथाउ इस बात को मानती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि 48 कहता है कि नीचे दो जो है कथन दिए गए हैं ए और आर, उसको आपको सही करना है। तो कथन क्या कहता है, पहला वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो राइट आंसर इसमें बी है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं के सही कालक्रम को पहचानिए। तो कालक्रम इसको पहचानना है तेहरान सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, पोट्सडाम सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो राइट आंसर है कि तेहरान सम्मेलन 1943 में हुआ, याल्टा 45 में हुआ, पोट्सडाम सम्मेलन 1945 में और सैन फ्रांसिस्को शांति संधि 1951 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन। निम्न व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे हों उनके कालक्रम को पहचानना है। तो पहले त्रिगवेली, दूसरे डैग हैमरशोल्ड, तीसरे यूथांट, चौथे कुर्ट वाल्डहीम। तो ये कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का सही कालक्रम क्या है। तो पहले त्रिगवेली 1940 से 52, दूसरे डैग हैमरशोल्ड 1953 से 1961, तीसरे यूथांट 1961 से 1971, चौथे कुर्ट वाल्डहीम 1962 से 1981 और यूथांट म्यांमार के पहले एशियाई जो है इसके जो है महासचिव थे। इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चनों की एक सीरीज करी है। नेक्स्ट जो है हम और अच्छे प्रश्नों को करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसको बार बार देखना जिससे कि आपको ये क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।